हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं कि भैया लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। इससे लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने सेविंग फंक्शंस को समझा था, कंजम्पशन फंक्शन को समझा था, और आज के इस क्लास में हम लोग लीनियर कंजम्पशन फंक्शंस को समझने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व मैं कर पाऊँ। और इस यूनिट को समझने के लिए पहले से वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है आपके लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर पहले से देख रहे हो तो भैया लाइक करना मत भूलिएगा। सो आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला वाला टॉपिक क्या भाई? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। देखो, लीनियर कंजम्पशन फंक्शंस को समझने से पहले हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि अगर लेट सपोज मैं आपसे पूछता हूँ ये कि बताओ भाई, ये इनकम है, ये कंजम्पशन है और ये सेविंग है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर इनकम है तो कंजम्पशन बताइए। तो आप बोलोगे कि अगर इनकम सर 100 है तो कंजम्पशन 120 है। और मैं पूछूंगा अगर इनकम 100 है तो बताओ तो सेविंग कितना है भाई? तो बोलोगे कि सेविंग कितना है, -20 है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि इनकम 400 है तो सेविंग बताइए, तो सेविंग आप लोग इजिली बता लोगे कि भैया सर अगर इनकम आपका 400 है तो सेविंग आपका 40 है। और तो मैं पूछूंगा फिर से आपसे कि भाई बताओ कि इनकम 300 है तो सेविंग कितना है? तो आप बोलोगे कि भैया सेविंग तो आपका कंजम्पशन 280 है, सेविंग पूछ और सेविंग आपका 20 है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि इनकम 300 है तो सेविंग बताओ और कंजम्पशन बताओ। तो आपने बोला कि भैया अगर इनकम 300 है तो कंजम्पशन आपका 280 है और सेविंग आपका 20 है। मैंने फिर आपसे पूछा कि बताए कि आप इनकम 200 है तो कंजम्पशन बताओ और आप सेविंग बताओ। तो आप इजिली बता दोगे कि सर अगर इनकम 200 है तो कंजम्पशन आपका 200 है और सेविंग आपका 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए आप लोग कि इनकम अगर 2000 है तो सेविंग कितना होगा, तो दिक्कत हो गया है नहीं हो गया? यस, हो गया। सेविंग अगर मान लो इनकम 4000 है तो बताइए कंजम्पशन कितना होगा? तो भैया इसमें भी आपको दिक्कत हो गया। तो उस टाइम अपने को पढ़ना होता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्या पढ़ना होता है? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। मतलब एट एनी लेवल ऑफ इनकम हम लोग इजीली कंजम्पशन या सेविंग को निकाल सकते हैं। किसी भी इनकम पे हम लोग सेविंग एंड कंजम्पशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन या लीनियर सेविंग फंक्शन। ठीक है, देखो आप लोग यहाँ पे अभी हम लोग उसी बात करने लगे उसी टॉपिक पे कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और लीनियर सेविंग फंक्शन क्या है। तो भाई देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट एनी लेवल ऑफ इनकम, मतलब जब हम लोगों को लेवल ऑफ कंजम्पशन बताना है एट एनी लेवल ऑफ इनकम पे, वी जस्ट नीड फ्यू बेसिक थिंग्स विच आर एज फॉलो। तो हम लोगों को कुछ बेसिक्स बातों को दिमाग में रख के कुछ करके और फॉर्मूलाज ड्राइव करके हमको आंसर निकालना होता है। जैसे कि सी बोले तो C12 है ना, सी बोले तो ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेवल ऑफ इनकम एट विच द कंजम्पशन इज टू बी कैलकुलेट, किस लेवल ऑफ इनकम पे आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। और एमपीसी आपको बताना है, एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव होता है, कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी ऑफ वाई। सी बोले तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, ए सी ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी का मतलब यहाँ में होता है दोस्तों एमपीसी। क्या होता है यहाँ पे? बी को हम लोग एमपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी इक्वल्स टू एमपीसी। और एमपीसी कैसे निकलता है? एमपीसी इक्वल टू, लास्ट क्लास में मैंने समझा था, चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई। ठीक है, और वाई मतलब इनकम। वाई बोले तो इनकम, किस लेवल ऑफ इनकम पे आपको कंजम्पशन निकालना है। दिस इज द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या समझाता है कि किस लेवल ऑफ इनकम पे आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन आपको इजिली कंजम्पशन को निकाल के दे देगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भैया अपना क्या? नेक्स्ट टॉपिक का क्या है भैया? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर सेविंग फंक्शन। कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग पे, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर सेविंग फंक्शन। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेविंग एट एनी लेवल ऑफ इनकम, किसी भी लेवल ऑफ इनकम में अगर इनकम आपका ₹1,00,000 भी पूछ दिया जाए फिर भी आपका सेविंग निकल के आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेविंग एट एनी लेवल ऑफ इनकम वी रिक्वायर्ड सम बेसिक थिंग्स व्हिच आर एज फॉलोज। सबसे पहले यहाँ पे सी होगा, सी बोले तो ऑटोनोमस कंजम्पशन पता होना चाहिए आपको। फिर लेवल ऑफ इनकम एट विच द सेविंग इज टू बी कैलकुलेट, किस लेवल ऑफ इनकम पे आपको सेविंग कैलकुलेट करना
है। और आपको फिर पता होना चाहिए एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि एडिशनल इनकम का हम लोग कितना % हिस्सा सेव करते हैं। ठीक है, तो सेविंग देखो यहाँ पे सेविंग कैसे निकाला जाएगा, सेविंग इक्वल टू होगा यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन से पहले लगाएंगे क्या, नेगेटिव का साइन, क्योंकि सेविंग अपना क्या होता है, स्टार्टिंग में सेविंग क्या होता है याद है, जब इनकम 0 होता है तो कंजम्पशन हम 40 करते हैं, इस 40 को निकालने के लिए सेविंग क्या होता है हमारा -40 होता है, इसलिए हम लोग कंजम्पशन से पहले लगाएंगे माइनस का साइन। सेविंग है इसलिए माइनस का साइन यूज हुआ है कंजम्पशन से पहले, क्योंकि सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव होता है मतलब डिस सेविंग होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे माइनस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो 1 माइनस बी का मतलब क्या है, 1 माइनस एमपीसी। देखो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू होता है 1। अगर आपको एमपीएस पता लगाना है तो एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी कर दो तो पता लग जाएगा एमपीएस कितना होगा। तो 1 से एमपीसी को घटाएंगे, बी मतलब क्या होता है, बी मैंने ऑलरेडी बताया कि बी इक्वल्स टू एमपीसी। तो अगर 1 से आप एमपीसी को घटा दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1 से एमपीसी को घटा दोगे तो एमपीएस निकल के आ जाएगा। मतलब ये जो 1 माइनस बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एमपीएस है। क्या मतलब, एक और फॉर्मूला बन सकता है ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस और वाई इनकम, ये भी फॉर्मूला आप चाहे तो डिराइव कर सकते हो। एमपीएस कैसे निकलता है, एमपीएस इक्वल टू चेंज ऑफ एस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई, दिस इज कॉल्ड द एमपीएस। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि सी मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव होगा क्योंकि सेविंग नेगेटिव होता है और स्टार्टिंग में डिस सेविंग होता है। 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी कर देना आप लोग, और 1 माइनस एमपीसी करोगे तो निकल के आएगा एमपीएस। मैंने ऑलरेडी समझाया कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1 होता है। इससे अगर ये आपको फॉर्मूला डिराइव करने में दिक्कत हो रहा था, पहले वाला वीडियो देखे देखो, वहाँ पे मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 फॉर्मूलास निकल के आता है। तो आप लोग फटाफट दोनों फॉर्मूला लिख लेना, कौन कौन सा, एक तो पहले मैंने समझाया और एक ये फॉर्मूला, फटाक से आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है, एग्जाम्पल 1। ठीक है, फ्रॉम द गिवन टेबल कैलकुलेट द कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन द इनकम इज ₹2000। जब इनकम आपका 2000 है तो बताइए आप लोग कि कंजम्पशन एंड सेविंग कितना होगा। ठीक है, तो भैया एकदम इजी है। देखो ये टेबल है, मतलब बोला गया है ना आपको कि फ्रॉम द गिवन टेबल कैलकुलेट द कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन द इनकम इज ₹2000। जब इनकम आपका 2000 है तो बताइए कि सेविंग और कंजम्पशन कितना होगा। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है सब आपके लिए, पूरा सोल्यूशन रेडी है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा बढ़िया से बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे बी का मतलब क्या था, मैंने ऑलरेडी बताया एमपीसी था सर। कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, मतलब कंजम्पशन फंक्शन में अभी मैंने लीनियर कंजम्पशन फंक्शन आपको सिखाया क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी ऑफ वाई, ये था। तो भैया जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है भैया, 40 है सर, 40 है। तो जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना, 40, दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका 40 है। बी कितना है सर, मतलब बी बोले तो एमपीसी सर कितना है, तो एमपीसी देखो यहाँ पे एमपीसी निकाला गया 0.80 0.80 0.80 0.80, तो यहाँ पे 0.80 है। उसके बाद सर किस लेवल ऑफ इनकम है, तो मैंने ऑलरेडी बताया 2000 पे बताइए कि कंजम्पशन कितना होगा, तो यहाँ पे 2000 लगा देने का, लगा दीजिए आप। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 40 प्लस 8 2 जा 60, तो यहाँ पे लगाना आप लोग 16। 8 कितना जीरो है यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, 1 2 3। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है सर, 2 डिजिट के बाद 1 पॉइंट लगा देने का, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 40 प्लस 1600, दिस इज कॉल्ड 1640। ये आपका निकल गया कंजम्पशन। क्या निकल गया, कंजम्पशन, एकदम इजीली निकल गया। फिर मैं सेविंग फंक्शन निकल के बताता हूँ। सेविंग क्या था, तो यहाँ पे सेविंग निकलेगा, फिर माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी ऑफ वाई, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे सेविंग वही ऑटोनोमस कंजम्पशन तो -40 है, प्लस 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, एमपीएस होता है नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी सिखाया ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर हमको एमपीएस पता करने का है तो 1 से मैं कर दूंगा एमपीसी को माइनस, तो एमपीएस निकल के आ जाएगा। तो 1 माइनस बी मतलब एमपीएस, तो यहाँ पे एमपीएस भी देखो, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एमपीएस होगा, ये सॉरी ये क्या है, एमपीएस है। ठीक है,
तो एमपीएस कितना है, चेंज ऑफ बेस डायरेक्शन में वाई, तो एमपीएस कितना है 0.20 0.20, तो यहाँ पे 1 माइनस बी का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 0.20। किस लेवल ऑफ इनकम में निकालना था, 2000 रुपये बताना आपको, तो -40, 2 2 जा 4, 4 लगाने का, 0 1 0 यहाँ पे 3 0, 1 2 3 4 शॉर्टकट में यूज करा। फोन के बाद क्या है, फोन के बाद कितना डिजिट 2 है, तो लगा देना यहाँ पे, तो यहाँ पे -40 प्लस 400, यहाँ पे होगा -360। दिस इज कॉल्ड योर आंसर। ठीक है, दोनों आपका सेविंग और कंजम्पशन पता लग गया। जब आपका इनकम 2000 है तो आपका सेविंग है कंजम्पशन है 1640 एंड आपका सेविंग है -360। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये भी समझा दीजिए ना। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये टेबल दिया हुआ नहीं रहेगा, पहला बात तो ये सुन लो, ये तो टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है लेकिन टेबल दिया नहीं रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया रहेगा कि एमपीसी इतना है, चाहे एमपीएस इतना है, कंजम्पशन फंक्शन इतना है और इस लेवल ऑफ इनकम पे निकालना है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन 2 या 3 दे देगा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे क्या चीज बात करने वाले देखो, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कंजम्पशन एंड फंक्शन एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सिंस देखो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। देखो इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे, उसके भी हम तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो इनकम, लेट सपोज इनकम और कंजम्पशन आपका इक्वल मिलके क्या बनता है, सॉरी कंजम्पशन और सेविंग मिलके क्या बनता है, आपका इनकम बनता है। जैसे कि लेट सपोज आपका कंजम्पशन 60 है, आपका सेविंग 40 है, दोनों को प्लस कर दूंगा तो इनकम कितना निकल के आ जाएगा 100। ठीक है, अगर ऐसा हो गया दोस्तों कि इनकम आपका 100 दिया हुआ है, कंजम्पशन आपका 60 दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा कि सेविंग बताओ, सेविंग बताओ, तो क्या करने का, इधर में आप क्या करना, सेविंग इधर रखना, 100 माइनस 60 कर देना, तो सेविंग इक्वल टू कितना हो गया 40 निकल गया। अगर यही में आपको मान लो लेट सपोज ऐसा हो गया कि आपका कंजम्पशन पता नहीं है, आपका सेविंग आपको देके रखा हुआ 40, आपको बोल रहा है कि कंजम्पशन बताइए। ठीक है, तो क्या करने का, कंजम्पशन इधर रखने का, 100 से 40 इधर करने का, तो कंजम्पशन कितना हो गया आपका 60। मतलब कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, या तो इनकम को हम लोग कंज्यूम करेंगे या तो हम लोग इनकम को सेव करेंगे, उसके भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एज दे टुगेदर मेकअप इन द इनकम, दोनों को मिलाने से इनकम बन जाता है आपका। देयरफॉर इफ वन इज नोन द अदर कैन इजीली ऑब्टेन, अगर एक पता है तो दूसरा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सेविंग पर कंजम्पशन पता है तो सेविंग निकाल सकते हो, सेविंग पता है तो आपको कंजम्पशन निकाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये देखना होगा आपको। तो देखो ये मैंने ऑलरेडी समझाया था, ये आपको याद है, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन था, ये आपका कौन सा फंक्शन था, सेविंग फंक्शन था। ये कंजम्पशन फंक्शन था या सेविंग फंक्शन था। ठीक है, जब दोनों देखो समझना, इसे मैं डायग्रामेट्री बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो कंजम्पशन यहाँ से जाता है आपका, जब एक्स और वाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका 0। तो ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको कि ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये आपका सेविंग फंक्शन है। ऊपर मैंने जब हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव मैंने समझाया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन दोनों को ही एक्सप्लेन किया था। तो जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपका इनकम हो गया, ये आपका कंजम्पशन हो गया। ठीक है, जिस पॉइंट में देखो जहां पे आपका कंजम्पशन मतलब आपने 200 कमाया एंड 200 उड़ाया, मतलब 200 कमाया 200 रुपया खर्चा हो गया, कमाया इनकम 200, खर्चा भी किया 200, उस टाइम आपका सेविंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता, नहीं हो जाता। ये आपका सेविंग क्या हो गया दोस्तों 0। जब आपने 200 रुपीज कमाया, ठीक है, लाइक इनकम कमाया और 200 रुपीज आपने खर्चा कर दिया, क्या आपने सेविंग किया था, तो ये सेविंग तो हम लोगों ने 0 किया। तो इस पॉइंट में आपका सेविंग क्या हो गया 0 एंड इनकम एंड कंजम्पशन दोनों इक्वल हो गया, तो ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया, सेविंग फंक्शन हो गया, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो गया। दोनों को मिला देंगे तो एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भैया इन्वेस्टमेंट बता दीजिए ना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो देखो इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेस ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इट इम्प्लाइज द एडिशन टू द एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है जो हम लोग न्यू कैपिटल एसेट लाइक मशीन खरीदने में करते हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स खरीदने में करते हैं। जैसे कि देखो ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है, इसमें मैंने पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो ये मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इस मैंने क्या किया, स्मार्ट बोर्ड को खरीद के मैंने लाया,
तो ये मेरा न्यू कैपिटल एसेट में मैंने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया, खर्चा किया, जिससे कि क्या होगा, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा खर्चा जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, ऐसा खर्चा जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, कैपिटल स्टॉक आपका बढ़ जाए, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी आपका बढ़ जाए, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो ऐसा खर्चा जो ना मशीन टूल्स इक्विपमेंट में करते हैं, ऐसा खर्चा अपना इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। और साथ ही साथ पहले का जो स्टॉक होता है अब इंक्रीमेंट हो जाता है स्टॉक में भी। पहले मेरे पास मान लो कि नॉर्मल बोर्ड हुआ करता था, अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड भी है, नॉर्मल बोर्ड भी है, तो मेरा कैपिटल स्टॉक मतलब मेरा स्टॉक क्या हो गया, कैपिटल स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया, मेरे पास एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ऐसा खर्चा जिससे कि एक एसेट क्रिएट हो, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट आर टू टाइप्स, इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरीका का होता है। एक होता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है भैया आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। दो इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऑटोनोमस, एक होता है इंड्यूस। अब मैं समझाऊंगा एक एक करके दोनों। पहले समझाता हूँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, समझना आप लोग बहुत इजीली, बहुत मजा आएगा समझने में। देखो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई, ये आपका क्या हो गया, एक्स। एक्स तो हम लोग का है ही नहीं, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जीरो हो गया। यहाँ पे रखने वाले हम लोग इनकम को, यहाँ पे रखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट को। तो भैया क्या हो गया हम लोग का बबल, ये इनकम, ये आपका इनकम हम लोगों ने एक्स पे रखा और वाई पे रखा अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लेट सपोज मेरा इनकम 100 था तो मेरा इन्वेस्टमेंट 40 रुपीज था। लेट सपोज मेरा इनकम अगर 100 था तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 40 था। मेरा इनकम 200 मतलब 100 से बढ़ गया, फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना है, 40 ही है। मेरा इनकम 300 हो गया, अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट 40 ही है। मेरा इनकम 400 हो गया, अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट 40 है। मतलब मेरा इनकम तो चेंज हो रहा है बट मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट चेंज को नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है, बस मेरा इनकम चेंज हो रहा है। इनकम के बढ़ने या घटने पे जब इनकम आपका इन्वेस्टमेंट पे चेंजेस नहीं आता है, दिस इज कॉल्ड योर ऑटोनोमस कंजम्पशन। कि सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही हम लोग को ऑटोनोमस कंजम्पशन भी था ना, कि इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन चेंज नहीं होता था, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इनकम के चेंज होने पे भैया अपना इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। तो इनकम बढ़ते जाता है बट इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका इनकम पे डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which is independent level of income in the economy. It remains constant irrespective of level of income in the economy. ये हमेशा constant रहेगा, चाहे इनकम चेंज हो या ना हो, ये constant ही रहेगा। It refers to the type of investment which is not affected by the change in the level of income in the economy. Therefore autonomous investment is the income inelastic, it remains constant and does not respond to the change in the level of income. ये चेंज होता ही नहीं है, कौन नहीं, चेंज ही नहीं होता है कभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेम मैंने जो डायग्राम बताया यहाँ पे भी सेम है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो गया आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इसको समझना एकदम इजी है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स जो नहीं है, ठीक है, ये आपका इनकम, ये आपका इन्वेस्टमेंट। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट जब इनका इनकम 100 था तो इन्वेस्टमेंट आपका 40 था। लेट्स इनकम आपका 200 हो गया तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 80 कर दिया। इनकम आपका 300 हो गया तो आपने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया, 120 कर दिया। मतलब इनकम के बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो इनकम के बढ़ने पर जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो भैया वो होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड, इनकम पे डिपेंड रहता है। मतलब इन्वेस्टमेंट आपका इनकम पे डिपेंड रहता है, वहां पे इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच चेंज एज द लेवल ऑफ इनकम चेंज इन द इकोनॉमी। देयरफॉर इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये इनकम पे डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे किसके पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बात करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब भैया देखो, आपको अगर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो आपको किन बातों को ध्यान में रख के किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, अभी हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझना, बड़ा ही फनी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। मान लो ये मुन्ना है, ये मुन्ना है, मुन्ना कहाँ गया तो चुन्ना, ये मुन्ना है मान लो, ठीक है, ये मुन्ना का पैर, हाथ,
ठीक है, ये मुन्ना है। मुन्ना को एक कंपनी स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड बिमल लिमिटेड। बिमल इज इंजूरियस टू हेल्थ, खाना नहीं चाहिए, गुटखा है, ठीक है ना। मैं कोई इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस एग्जांपल से फनी एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। ये मान लो मुन्ना ने सोचा कि मुन्ना एक बिमल लिमिटेड स्टार्ट करेगा, बोलो जुआ केसरी, बोलो जुआ केसरी, ठीक है। तो मुन्ना ने एक बिमल लिमिटेड स्टार्ट किया, ठीक है। अब बिमल लिमिटेड के स्टार्ट करने में मुन्ना को लगेगा 10 करोड़ रुपया। तो मुन्ना को लगेगा 10 करोड़ रुपया बिमल लिमिटेड स्टार्ट करने में, ठीक है। तो मुन्ना 10 करोड़ रुपया बिमल लिमिटेड में डाल देगा। तो भाई घर में देखो, जो बिमल का एडवर्टाइज आता है ना, बोलते हैं ना बिमल में कि भैया हर दाने दाने में केसर का दम। तो भैया घर में जब खीर बनेगा ना, तो केसर खरीदने का जरूरी नहीं है, आप 1-2 पैकेट बिमल डाल लेना, कहानी खत्म, खीर बन के रेडी, पूरा केसर का नीड ही नहीं होगा उसमें। तो बोलो ना, दाने दाने में केसर का दम, ठीक है। तो खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मुन्ना ने बिमल लिमिटेड में कितना रुपया इन्वेस्ट करना, मुन्ना को 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना, मतलब बिमल लिमिटेड मुन्ना के लिए एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मुन्ना के पास ये 10 करोड़ रुपया तो इतना जल्दी होगा नहीं। मुन्ना ने क्या किया, बैंक गया मुन्ना, बैंकों को प्लान बताया कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए पैसा चाहिए। तो बैंक ने मुन्ना को, भैया को 10 करोड़ रुपया लोन दे दिया, ठीक है। मुन्ना को 10 करोड़ रुपया लोन दे दिया। अब ये जो मुन्ना है ना, मुन्ना जो है, इस मुन्ना को बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। क्या देना होता है, इंटरेस्ट। लोन लेगा तो भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मुन्ना ने 10 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया, बिमल लिमिटेड में डाल दिया। तो मुन्ना को इसके बदले बैंक को क्या देना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ROI। ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुन्ना को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, मान लो लेट सपोज एग्जाम्पल ले रहा 10 लाख रुपया, मुन्ना को हर महीना बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10 लाख रुपया, ठीक है। हर महीना सुनो, हर साल 10 लाख रुपया इंटरेस्ट देना पड़ रहा है मुन्ना को, ठीक है। किसको, मुन्ना को देना पड़ रहा है बैंक को। और मुन्ना ने जो 10 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, वहां से मुन्ना को रिटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अब भाई कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो वहां से रिटर्न तो मिलेगा ही। तो मुन्ना को वहां से रिटर्न मिल रहा है 10 नहीं 5 लाख रुपया साल का, मान के चलो, महीना भी हो सकता है, साल कुछ भी मानने में क्या रहता है। तो मुन्ना को इस प्रोजेक्ट से रिटर्न मतलब MEI, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। MEI का मतलब जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है या मिल रहा है, दैट इज योर MEI, ठीक है। ROI मतलब जहां से आप पैसा बोरो किया, आपने लोन लिया, उसको आपने कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हो, दैट इज ROI। MEI का मतलब जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको कितना रिटर्न प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज योर MEI। तो मुन्ना ने जिस प्रोजेक्ट में बिमल लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से मुन्ना को इंटरेस्ट कितना रिटर्न मिल रहा है, MEI कितना मिल रहा है, 5 लाख रुपया। और मुन्ना उल्टा बैंक को लोन इंटरेस्ट कितना भर रहा है लोन पे, 10 लाख रुपया। मतलब मुन्ना को मिल रहा है कम, मुन्ना भर रहा है इंटरेस्ट ज्यादा। मतलब मुन्ना का रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया क्या है, ज्यादा है, और MEI क्या है, कम है। क्या प्रोजेक्ट में मुन्ना को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आप लोग बोलोगे कि भैया पागल है क्या मुन्ना, पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना कमा रहा है उससे तो बैंकों को इंटरेस्ट भर रहा है, तो कभी भी करना नहीं चाहिए। तो याद रखना, ROI ज्यादा होगा, MEI कम होगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा हो जाएगा ना, MEI लेट सपोज कमा रहा है 10 लाख रुपया, इंटरेस्ट भर रहा है 5 लाख रुपया, मतलब ROI MEI ज्यादा है, ROI कम है, तो मुन्ना को इंटरेस्ट क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट व्हिच आर अबाउट टू इन्वेस्ट। दिस कुड बी द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट से कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द फाइनेंस मार्केट, मतलब आप जो फाइनेंस मार्केट से पैसा उठा रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट, वहां से कितना आपको इंटरेस्ट देना भरना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट ट्रीटेड टू बी प्रॉफिटेबल ओनली जब MEI ज्यादा होगा और ROI कम होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भैया दूसरा टॉपिक का, जिसका टॉपिक का नाम है एसेट सेविंग या एसेट इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी बात हो एसेट, इसका मतलब होता है प्लांट या डिजायर, प्लांट या डिजायर, और ठीक है। मतलब मैं सोच रहा हूँ इस साल मैं 10 लाख रुपया कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, प्लांट सोच रहा हूँ, डिजायर मेरा मन है, प्लांट में करोगे 10 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करूंगा। फिर मेरा एक और भी मन है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस साल मैं इन्वेस्ट कितना करूंगा, 10 लाख रुपया, और सेविंग कितना करूंगा, 5 लाख रुपया। ये मैं सोच रहा हूँ कि इस साल मैं 10 लाख रुपया सेविंग करने वाला हूँ और 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने वाला हूँ और 5 लाख रुपया सेविंग करने वाला हूँ। लेकिन एट द एंड जब ईयर एंड हुआ तो मैंने सेविंग कितना किया पता है, सेविंग किया 2 लाख रुपया, इन्वेस्ट किया मैंने 5 लाख रुपया।
जब मैं सोच रहा था ये मेरा हो गया एसेंट सेविंग या एसेंट इन्वेस्टमेंट कि मैं करने का सोच रहा था, तो ये मेरा एसेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये मेरा एसेंट सेविंग या प्लान सेविंग हो गया। और मैंने रियलिटी में कितना इन्वेस्ट किया, तो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपए मैंने सेविंग किया, ये मेरा एक्सपोज सेविंग हो गया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब एक्चुअल और रियलाइज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कि इतना मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट किया, इतना मैं करने का सोच रहा था। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई डेफिनेशन सर छोटा है, एग्जाम में अच्छा से आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको क्या है मेरा 8721936462। अब कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अच्छा से समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट वहां से आप लोग बड़ा आंसर भी ले सकते हो इसका। ठीक है, अगर चाहो तो। इंपॉर्टेंट और टर्म्स है, जैसे सबसे पहला टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट, कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे सभी को काम करने का मन होता है, उन लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी अंडू डिफिकल्टी, विदाउट कोई डिफिकल्टी में, तो भैया वो फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होता है जहां पे लोगों को काम करने का मन है, लोग काम कर सकते हैं, जो मार्केट वेजेस रेट दे रहा है उसी रेट पे, तो दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। और विदाउट डिफिकल्टी लोगों को काम भी मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्या बोला मैंने? इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल दोस हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, लोग सोच रहे या काम कर सकते हैं, गेट वर्क विदाउट, और लोगों को काम भी मिल रहा है विदाउट कोई डिफिकल्टी, दिस इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि जीरो एम्प्लॉयमेंट हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी 2 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, पहला अनएम्प्लॉयमेंट होता है फिक्शनल या टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि ये मान लो मुन्ना है, अब मुन्ना जॉब कर रहा था रिलायंस में। कहाँ पे जॉब कर रहा था? मुन्ना मान लो मोटा भाई कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, तो रिलायंस कंपनी में मान लो कि मुन्ना काम कर रहा था, रिलायंस कंपनी में इससे मिल रहा था भैया साल का 10 लाख रुपया, लेकिन मुन्ना को संतुष्टि नहीं था मन में, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। तो मुन्ना काम करते करते टाटा कंपनी में इसने क्या किया, टाटा कंपनी में यार टाटा कंपनी में इसने क्या जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ पे इसे 12 लाख का पैकेज लग गया, 10 से इसका इनकम भी इंक्रीज हो गया, 12 लाख हो गया। तो मुन्ना टाटा के रूल्स था कि अगर आप कोई भी पर्सन मेरे कंपनी में अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो एटलीस्ट 1 महीना का कोई मतलब 1 महीना उसको मतलब क्या लीव पीरियड होना चाहिए किसी भी कंपनी का छोड़ा हुआ। मतलब एक महीना, अगर मान लो कि लेट सपोज ये मुन्ना है, ठीक है, समझना मेरा मुन्ना अगर मान लो कि टाटा कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहा है, तो टाटा कंपनी का रूल्स क्या है कि मुन्ना कम से कम 1 महीना हुआ होना चाहिए कि रिलायंस कंपनी को छोड़े हुए। ठीक है, रिलायंस कंपनी को कम से कम 1 महीना हुआ होना चाहिए छोड़े हुए। ठीक है, तो मुन्ना लेट सपोज रिलायंस कंपनी को छोड़ा 1 अप्रैल को, तो ये ज्वाइन करता है 1 मई को। तो अप्रैल इसने 1 अप्रैल को छोड़ा, इसने 1 मई को ज्वाइन किया, मतलब ये 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बेरोजगार था ही नहीं था। तो बोलोगे हाँ सर, ये 1 महीना के लिए बेरोजगार था। बेसिकली हम लोग जब एक जॉब को पकड़ने के लिए दूसरा जॉब, मतलब एक जॉब को लेने के लिए दूसरा जॉब को छोड़ देते हैं, उस टाइम में कुछ टाइम के लिए बेरोजगार रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मुन्ना यहाँ पे 1 अप्रैल को जॉब छोड़ा रिलायंस का, इसने ज्वाइन किया 1 मई को, मतलब 1 से लेकर 30 दिन, तो 1 महीना तो ये अनएम्प्लॉयड था, दिस इज कॉल्ड द फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, कौन सा एम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब देखो, आज के टाइम में किस तरीके का जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहा है। एआई बेस्ड, एआई का जमाना आ गया, एआई जॉब बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में डिमांड हो रहा है एआई जॉब का। लेकिन हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम 100 ईयर्स ओल्ड है, हम लोग यहाँ पे एआई अभी उतना सिखाया नहीं जाता है, हमारे लोकेलिटी में कुछ भी नहीं है, बहुत हम लोग बैकवर्ड में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो उतना कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, जिसके कारण जॉब तो जनरेट हो रहा है, जॉब तो डे बाय डे आ रहा है कि एआई का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जो बुकिश नॉलेज पढ़ के जॉब हम लोग को एआई के मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग तो बुक पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग तो मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग को उतना टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमारे मार्केट में तो जॉब है, लेकिन हम लोग का नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, हम लोग का स्किल उस जॉब के लिए है ही नहीं। तो स्ट्रक्चर में गलती ही नहीं है, हम लोग का जो लोकेलिटी का स्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम में लूफुल से कारण हम लोग को जॉब मिल ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर के कारण अगर किसी को जॉब नहीं मिलता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जहाँ पे स्किल मिसमैच होता है। स्किल मिसमैच, स्किल कुछ तरीके का मतलब स्किल दूसरा का डिमांड हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास दूसरा स्किल है, तो स्किल मिसमैच के कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रह रहा है लोग। तो इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड डिमांड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। एआई का जमाना है, एआई का डिमांड हो रहा है, लेकिन स्किल हो ही नहीं है इनका।
फिर नेक्स्ट आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब देखो, आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब करने का सबको मन होता ही नहीं होता, तो बोलोगे कि हाँ सर गवर्नमेंट जॉब करने का तो हर कोई को मन है। तो मान लो एसबीआई आपको 50,000 का सैलरी देना चाह रहा है, चाहे देता है, ठीक है, आप एसबीआई में काम कर सकते हो, आपको काम करने का मन भी है, जो जो रेट एसबीआई दे रहा है उसी रेट पे, बट आपको बैंकों में तो जो भी तो नहीं मिल रहा है ना, तो काम कैसे करोगे? तो आपको काम करने का मन है, आप काम कर भी सकते हो, जो रेट दे रहा है सामने वाला उसी रेट पे, बट आपको जॉब मिल नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इट रिफर्स द कंडीशन ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोस हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस एंड डजंट गेट वर्क, लेकिन काम मिल रहा ही नहीं है, ठीक है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस रेट। लेकिन अब देखो मार्केट में छोटा मोटा काम करने का जॉब मिल रहा है, बट आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग छोटा मोटा काम क्यों करेंगे? इसके कारण आप लोग क्या कर रहे हैं? बेरोजगार रह रहे हो। दिस इज कॉल्ड द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब काम तो मिल रहा है लेकिन जो पैसा सामने वाला दे रहा है हमको उस पैसा पे मैं एग्री नहीं हूँ। दिस इज कॉल्ड द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फाइनली आज का क्लास करता हूँ मैं समा। मिलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया भूलना नहीं चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहना आप लोग। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।